जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के जो हमारा वीडियो है इसमें हम बताएंगे क्लास 9th का ज्योमेट्री। क्लास 9th का ज्योमेट्री है और एक्सरसाइज है आज 6.3। पिछले के वीडियो में हमने पढ़ा दिया है 6.1 और 6.2। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो आज के जो चैप्टर है इसमें त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है। त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रॉपर्टी जानेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे, तभी हमको क्वेश्चन समझ में अच्छा से आएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि प्रश्न को बनाने के लिए आप इसमें 3 बातें ध्यान रखिएगा। पहला बात, आप रैखिक युग्म के बारे में जो हमने आपको बताया है, रैखिक युग्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, रैखिक युग्म क्या होता है। दूसरी बात, यहाँ पर देखना होगा कि कहाँ पर पैरेलल लाइन बन रहा है, समांतर रेखा कहाँ है और कहाँ उसका एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन बन रहा है। दो बात। तीसरा बात, आकृति क्या है त्रिभुज का, तो त्रिभुज के बारे में ज्ञात होना चाहिए, उसका कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण कौन है, कौन अंतःकोण है, इसके बारे में जानना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, उसका योग कितना होता है, ये बातें आपको जानना होगा। तो देखिए इसमें जैसे यहाँ पर दिया, देखो 2 पैरेलल लाइन यहाँ पर दे दिया, एक पैरेलल लाइन दिया, एक और ये पैरेलल लाइन है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, एक तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर 3 बातें याद रखना होगा और इसमें त्रिभुज भी दिया है, तो त्रिभुज के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए रैखिक युग्म क्या है। लीनियर पेयर एक्सियम हमने पहले भी बता दिया है क्या होता है। तो एक किरण का सिरा जो है एक रेखा पर पड़ता है, जैसे ये रेखा है और ये एक किरण है, यहाँ पर ये किरण का सिरा एक ही रेखा पर पड़ा, तो यहाँ पर ये जो 2 आसन कोण बने एडजेसेंट एंगल, तो इन दोनों का जो सम होगा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हमने पहले भी बता दिया है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो रैखिक युग्म में सबसे पहले आपको जानना होगा कि रैखिक युग्म में क्या है, और उसके बाद दूसरा बात आपको ध्यान में रखना होगा पैरेलल लाइन के बारे में जो हमने बताया है कि जब पैरेलल लाइन रहता है और एक ट्रांसवर्सल रहता है तो उसके कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं, कौन कौन से बराबर होते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको अच्छी सी होनी चाहिए। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बता दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अब त्रिभुज के बारे में कुछ बातें। त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज जो होता है एक 3 सरल रेखाओं से घिरा हुआ एक आकृति होता है, 3 सरल लाइन होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि यदि 3 बिंदु ए बी सी असंरेख हो तो, असंरेख का मतलब, संरेख का मतलब होता है कि जो बिंदु एक ही लाइन पर हो, जो बिंदु जो हो एक ही लाइन पर हो वो संरेख कहलाता है। असंरेख का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर नहीं हो, तो वो जो है असंरेख कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है तीनों बिंदु जो है एक लाइन पर, एक रेखा पर नहीं है, एक रेखा पर नहीं है। यहाँ पर एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है और तीसरा बिंदु सी है, अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएंगे, असंरेख। तो यहाँ पर 3 बिंदु ए बी सी असंरेख हो तो रेखाखंड ए बी बी सी तथा सी ए के मिलने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड है, बी सी एक रेखाखंड है और एक सी ए एक रेखाखंड है। ये तीनों रेखाखंड आपस में जब मिले असंरेख बिंदु
से, तो ये क्या कहलाए, ये आकृति जो बना ये त्रिभुज। त्रिभुज को संकेत में एक डेल्टा से सूचित करते हैं। यहाँ पर ये जो आकृति दिया हुआ है छोटा सा त्रिभुज की तरह, इसको हम डेल्टा बोलते हैं और इसी डेल्टा से त्रिभुज को हम सूचित करते हैं। त्रिभुज में दो रेखाखंडों के मिलने से 3 अंत बिंदु मिलते हैं। जब दो रेखाखंड मिलता है यहाँ पर तो 3 अंत बिंदु मिलते हैं। ये तीनों अंत बिंदु त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं और रेखाखंड AB, BC तथा CO को त्रिभुज की भुजा कहते हैं। ये जो रेखाखंड है AB, BC और CA, ये त्रिभुज की भुजा कहलाएंगे। तो हम इसे कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। ये वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C, और एंगल हो जाएगा एंगल A, एंगल B और एंगल C। और यहाँ पर इसकी भुजा हो जाएगा AB भुजा, BC भुजा और ये AC भुजा। अब देखिए, त्रिभुज को बनाने वाली रेखाखंड की लंबाई को त्रिभुज की भुजा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, वो भुजा की लंबाई होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज के कितने वर्गों में बांटा गया है इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो देखिए, भुजा के आधार पर मतलब कि साइड के आधार पर, साइड के बेस पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो सम मतलब बराबर, अब बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये जो चित्र दिया है इसमें दर्शाया गया है कि AB, BC और CA, AC या CA लिख सकते हैं, ये तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जब त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसके तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया है तीनों कोण क्या है? आपस में इसका बराबर है। अगला पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में होता है कि जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि AB बराबर AC है, ये AB बराबर AC है, तो त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर A को समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष और BC को आधार कहेंगे। ये BC जो होगा क्या होगा? आधार होगा। ये त्रिभुज की ये दोनों भुजा जब आपस में बराबर होगा तो ये इसका आधार कहलाएगा BC। विषम बाहु त्रिभुज क्या कहलाता है? तो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब, विषम मतलब कोई भी आपस में बराबर ना हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई जो है अलग अलग है, आपस में कोई बराबर नहीं है, इसलिए क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलन ट्रायंगल है। अब कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा जो होता है अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल और अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि एक त्रिभुज के एक कोण जो होगा समकोण मतलब कि 90 डिग्री का होगा। कोई एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होना चाहिए। तो और 90 डिग्री के सामने के जो भुजा होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगा और वही कर्ण कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। तो यहाँ पर आकृति हमने बनाया है। नीचे चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें
एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, जो बीच में रहता है, जो बीच में ये लिखा हुआ है वही एंगल को सूचित करता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर एंगल ए बी सी लिखा हुआ है, तो इसका में जो है, इसमें क्या है, आपका बी जो है बीच में है, इसका मतलब कि बी एंगल को डिनोट कर रहा है। तो एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है, जो बीच में लिखा जाएगा वही एंगल को सूचित करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसा लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ए सी बी, तो यहाँ पर एंगल सी के बारे में कह रहा है कि एंगल सी पर अपना ध्यान दीजिए, सी क्या है, बीच में है, तो सी पर हम अपना क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि एंगल सी के बारे में बोल रहा है। और इसमें जो दो भुजा होते हैं ये आपस में बेस और परपेंडिकुलर का काम करते हैं। एक आधार का काम करेगा तो दूसरा लंब का काम करेगा। अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, या ये परपेंडिकुलर अगर हम इसको मानते हैं तो ये बेस का काम करेगा। कैसे हो सकता है कि इस त्रिभुज को हम इस तरह से लिख दें, ए बी और सी ऐसे पलट कर लिख दें, लेकिन होगा तो ये समकोण त्रिभुज ही। तो अब ये कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस कहलाएगा। तो इस तरह से हम ज़रूरत के हिसाब से किसी को लंब और किसको आधार हम मान सकते हैं। उसके बाद आते हैं, यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो, लंब और आधार क्या हो, आपस में बराबर हो, तो वो जो कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये क्या कहलाता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर ये जो है आकृति मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये 90 डिग्री को सूचित करता है। तो इस तरह से ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अर्थात इसका जो एंगल होगा, वो जो एंगल होगा आपका 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो हो 90 डिग्री से छोटा हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये टोटल 60 डिग्री का है, सभी एंगल 60 डिग्री का है, तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। लेकिन ये न्यून कोण भी त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि इसके सभी कोण क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो 90 डिग्री से कम का मतलब कि एक 60 होगा तो एक 2 30 भी हो जाएगा। सॉरी गलत बोल दिया। तीनों कोणों का सम जो होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जब त्रिभुज समकोण नहीं है और कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं है तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा कि एक कोण जो होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा। देखिए ये जो एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। नोट में ध्यान रखिएगा, किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण और नहीं तो तीनों न्यून कोण, या तो तीनों न्यून कोण होगा नहीं तो कम से कम 2 न्यून कोण होगा। जैसे समकोण त्रिभुज में देख लीजिए, एक अगर 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री है तो दो क्या है 45 डिग्री होगा, मतलब कि 90 डिग्री से दोनों छोटा होगा। अब इसमें देखिए, अगर एक कोण अधिक कोण है मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है तो दोनों कोण क्या होगा, छोटा होगा। तो किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होगा
और अधिक से अधिक 3 न्यून कोण होंगे। आगे हम पढ़ते हैं त्रिभुज के बहिष्कोण क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो अगर ये त्रिभुज है आपका ABC, ए है, बी है और सी, ये BC जो साइड है, BC जो भुजा है, हमने इसको आगे D तक बढ़ा दिया, ये D तक बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ये आपका बहिष्कोण कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा। एक और चीज, अगर ये त्रिभुज है आपका ABC, A है, ये B है और ये C है, अगर हम साइड AC को आगे हम बढ़ाते हैं, AC को, तो ये जो एंगल होगा आपका बहिष्कोण कहलाएगा, बाह्य एंगल कहलाएगा। और ये जो बहिष्कोण होता है इसके सामने के 2 अंतःकोण के योग के बराबर होता है। ये 2 अंतःकोण कौन कौन से होंगे, इसके सामने के 2 अंतःकोण कौन कौन होंगे, तो ये 1 और 2, यहाँ पर ये 1 और ये 2। अगर ये बहिष्कोण एंगल 3 हम मानते हैं तो एंगल 3 जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर त्रिभुज ये त्रिभुज है और ये दोनों भुजा जो है आपस में आगे बढ़ा दिया गया, ABC, यहाँ पर BC को भी आगे हमने बढ़ाया, BC को आगे बढ़ाया और AC को भी आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर 2 बहिष्कोण है, ये दोनों बहिष्कोण जो होगा आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। 1 और अगर 2 मानते हैं तो एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2 होगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते, त्रिभुज के मध्यगत रेखा या माध्यिका, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल क्या कहलाते हैं। तो देखिए, त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने के शीर्ष से जो रेखाखंड को मिलाते हैं, देखो ये सामने का शीर्ष है और उसके सामने का जो भुजा है उसके मध्य बिंदु पर ये रेखाखंड को मिला दिया, तो ये रेखाखंड जो है त्रिभुज ABC क्या क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। त्रिभुज ABC की क्या कहलाएगी, माध्यिका। तो यहाँ पर ये AD एक माध्यिका हो गया, B एक माध्यिका हो गया और CF एक क्या हो गया, माध्यिका हो गया। चलिए, हो गया। एक त्रिभुज जो है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 भुजा। तो त्रिभुज के तीनों कोण का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये आपका एक प्रमेय है, थ्योरम है, इसको याद रखना होगा। ये थ्योरम हम आपको अभी बता देते हैं कैसे तीनों कोणों का सम 180 डिग्री आता है। और कहीं पर भी त्रिभुज मिलेगा तो हम कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री रहता है। इस प्रॉपर्टी को वहाँ पर यूज करके हम प्रश्न को बना सकते हैं। प्रश्न के हिसाब से क्या वहाँ पर बोल रहा है वहाँ पर हम अपना ये तथ्य रख सकते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ये सिद्ध करना है। ये है आपका थ्योरम। जिस तरह से आप पढ़ते हैं क्षेत्रमिति या बीजगणित, बीजगणित पढ़ते हैं या क्षेत्रमिति, तो उसमें फॉर्मूला होता है। जैसे क्षेत्रमिति में आप पढ़ते हैं कि आयत का क्षेत्रफल निकालो तो लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई, पढ़ते हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर बीजगणित का एक आइडेंटिटीज है, तो a² + 2ab + b²। तो इस फॉर्मूले के यूज करके हम मैथ बनाते हैं। उसी तरह से ज्योमेट्री में जो है आपका, ज्यामिति में जो है प्रमेय जो है आपका, प्रमेय जो है एक फॉर्मूले का काम करता है।
प्रमेय हमेशा याद रहेगा तो आपका ज्योमेट्री जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। प्रमेय याद होना चाहिए। जिस तरह से हम क्षेत्रमिति को बनाएंगे तो वर्ग का फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्ग के विकर्ण निकालना है तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो उसी तरह से क्षेत्रमिति को जिस प्रकार से हम एक फॉर्मूले की तरह बनाते हैं, उसी तरह से ज्यामिति को भी हम प्रमेय के द्वारा बनाते हैं। अगर प्रमेय हमको याद है, थ्योरम याद है, तो हमारा जो है ज्यामिति बहुत ही आसानी से बनेगा, बहुत ही आसानी से। जैसे रैखिक युग्म हमने बताया, तो रैखिक युग्म हमने बताया था कि दो आसन कोण जो है, ये दो आसन कोणों का सम जो होगा 180 डिग्री का होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म हमने पढ़ाया था। जब दो रेखा समानांतर हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो यहाँ पर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है 1 और 2। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 1 और 2 संगत कोण है, तो एंगल 1 और 2 क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एंगल 3 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे, अंतः एकांतर कोण है। तो ये सब बातें हमने जो बताया है पीछे, वो सब अब यूज होगा। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना होगा आगे के एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। चलिए, तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कैसे आता है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज की आकृति बनाते हैं। त्रिभुज की आकृति को बनाते हैं। चलो, ये है आपका एक त्रिभुज। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी और सी हमने मान लिया। इसके एंगल को लिख लेते हैं। ये मानते हैं एंगल 1, इसको 2 और इसको 3। यहाँ हम लिखते हैं दिया है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, क्या दिया है प्रश्न में। ज्योमेट्री बनाने का आपको ये तरीका ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, जो प्रश्न में दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज त्रिभुज है, हमने लिख लिया। ABC एक त्रिभुज है। अब क्या सिद्ध करना है उसके बारे में लिखते हैं। सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। टू प्रूफ, यहाँ पर लिखते हैं टू प्रूफ, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इतना लिख दिए, पहले गिवन लिखते हैं, उसके बाद क्या सिद्ध करना है उसको लिखना है। तीसरा लाइन में क्या लिखना है कि अगर ये फिगर जो दिया है हमने बनाया है, अगर हमें लगता है कि इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ और रहता तो हमको आसानी से बन जाएगा, तो हम उस आकृति को पूरा करते हैं और लिखते हैं रचना। रचना लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन। मैंने क्या रचना किया, खुद से मैंने क्या लिखा है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक रचना, एक लाइन लिया, एक लाइन खींचा, एक लाइन खींचा हमने, एक लाइन हम खींच रहे हैं BC के पैरेलल। एक लाइन हमने ये ड्रॉ किया, एक पैरेलल लाइन BC के पैरेलल L एक लाइन को क्या किया, ड्रॉ किया। और हम यहाँ पर लिखेंगे शीर्ष बिंदु, बिंदु A से भुजा BC के समांतर रेखा L खींचा। जो हम रचना किए खुद से उसको लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ।
अब हम यहाँ पर प्रमाण देंगे, प्रमाण यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ से हम प्रश्न को बनाना स्टार्ट करेंगे, प्रमाण लिखेंगे। अब यहाँ पर एक और एंगल दिख रही है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 4 और यहाँ पर 5। हमने सभी एंगल को लिख लिया। यहाँ पर इसी तरह से नेमिंग कर लेना है, एंगल को लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि BC जो है पैरेलल है लाइन AL का, तो हमने आपको बताया था कि जहाँ पर भी पैरेलल की बात करेगा तो पैरेलल लाइन के बारे में जो हमने बताया है, प्रॉपर्टी उसका बताया है, वो याद होना चाहिए कि कौन कौन एंगल संगत कोण कहलाते हैं, कौन एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। ये बातें याद होनी चाहिए, तभी आपका मैथ जो है आसानी से बन पाएगा, अन्यथा आपको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और आपको ज्योमेट्री जो है लगेगा कि ओह ये तो पहाड़ है, हमसे बन ही नहीं पा रहा है। लेकिन ज्यामिति जो है सबसे आसान है। ज्यामिति क्या है? सबसे आसान है, सबसे आसान ज्यामिति। तो देखिए पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें क्या होते हैं, संगत कोण जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, एकांतर अंतः कोण इक्वल होते हैं, एकांतर बाह्य कोण इक्वल होते हैं। तो इसमें कौन करस्पॉन्डिंग एंगल होगा आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने बताया था कि करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा आपका कौन होगा, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अगर अंतः एकांतर कोण अगर पूछे तो यहाँ पर आपका अंतः एकांतर कोण जो होगा, जैसे ये 1 और ये 2 लिख दिया, तो ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा एकांतर अंतः कोण। तो उसी तरह से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ये BC लाइन है, मैंने BC लाइन को आगे बढ़ा रहा है आपको समझाने के लिए, ये जैसे BC लाइन है और यहाँ पर ये जो AB जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जब ये ट्रांसवर्सल का लाइन काम कर रहा है तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है। एंगल 2 जो है 4 के बराबर है। तो यहाँ पर BC जो है पैरेलल है L का, और यहाँ पर लिख लेंगे, और AB उनसे मिलती है, मतलब वो तिर्यक रेखा का काम करती है, मिलती है। AB मिल रही है तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा और ब्रैकेट में लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी बात, अब ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 1। दूसरी बात क्या लिखेंगे, पुनः लिखेंगे BC जो है पैरेलल है L का, और AC उनसे मिलती है, उनसे क्या होती है, मिलती है, उनसे AC मिलती है। तो यहाँ पर देखिए लाइन जो है AC जो है आपका, यहाँ से AC लाइन जो है यहाँ पर ये मिल रही है। तो AC लाइन जो है क्या होगा, तिर्यक रेखा का काम करेगा। मान लीजिए कि AB नहीं है, मान लीजिए इस तरह से आपका ये AC लाइन है, ये A और C लाइन है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एकांतर अंतः कोण बराबर होगा। एकांतर अंतः कोण क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ये एकांतर अंतः कोण होगा, एकांतर अंतः कोण होगा। तो कहने का मतलब कि एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा, और यहाँ पर लिखेंगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपस में बराबर है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ये आगे काम करेगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
देखिए जोड़ने पर कुछ ना कुछ हमको मिल रहा है, इसलिए हम उसको जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या मिलेगा? तो देखो LHS वाला LHS की तरफ जुटेगा और RHS वाले RHS की तरफ जुटेगा। तो LHS में एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये आपस में जुट गए, ये आपस में जुट गए। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर दो तरीके से आप आगे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि हमको ध्यान देना है कि सीध क्या करना है, सीध करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3 तो मिल गया, अगर एंगल 1 भी मिल जाता तो हमारा कुछ बात बन जाता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों तरफ एंगल 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ हम लिखेंगे, दोनों तरफ एंगल एंगल 1 जोड़ने पर देखिए अगर दोनों तरफ बराबर चीज़ को जोड़ते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए वो पुनः आपस में कट जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1। अब फिगर से देखते हैं कि एंगल 1, 4 और 5 ये जो है एक रैखिक युग्म यहाँ पर बना रहा है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ पर लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना 180 डिग्री, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से रैखिक युग्म अभिगृहित से ये क्या बना रहा है, 180 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है। तो हम यहाँ पर इसके बदले में लिख देंगे 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये आपका साबित हुआ, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, मतलब साबित हुआ, यहाँ पर लिखेंगे साबित हुआ। तो इस तरह से हम लोग तो केवल जानते थे कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन कैसे होता है हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया, आपको बता दिया। देखिए एक और चीज़ कभी कभी प्रश्न पूछता है कि दूसरे तरीके से बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर आपका एक NCERT में पूछेगा 8.7, आपका ये प्रश्न पूछेगा कि 7 में पूछने पर दूसरा तरीका क्या है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के दो कोण दिया है, तो तीसरा कोण आप कैसे निकालेंगे? तो तीसरा कोण हम यहाँ पे देखिए दो कोण दिया हुआ A, B और C। तो A अगर A 80 डिग्री है, B 60 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान निकाल लेंगे। हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, एंगल A का वैल्यू कितना है, एंगल B का वैल्यू कितना है और एंगल C का वैल्यू कितना है। तो 80 प्लस 60 प्लस एंगल C इक्वल टू 180, और इन दोनों को जोड़कर उधर घटा लेंगे, एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। ध्यान दीजिएगा त्रिभुज के अगर किसी कोण का वैल्यू निकालना होगा तो उसमें दो कोण का वैल्यू दिया होना चाहिए, तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एक नोट याद रखिएगा, किसी त्रिभुज में अधिक कोणों की संख्या एक से अधिक नहीं हो सकती। मतलब कि कोई भी त्रिभुज होगा तो उसमें एक ही ऐसा कोण होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, नहीं तो त्रिभुज का 180 डिग्री से अधिक कोण दर्शाने लगेगा, जबकि 180 डिग्री से अधिक तो होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि त्रिभुज का अधिक से अधिक एक ही जो है कोण जो है अधिक कोण हो सकता है, क्योंकि यदि दो
दो अधिक कोण हो तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा 180 से अधिक हो जाएगा, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 80 डिग्री। ये बात याद रखिएगा। इसलिए त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं होते। दूसरा बात रखिएगा, इस तरह त्रिभुज में एक अधिक कोण होगा या कोई अधिक कोण नहीं होगा, ये भी सही बात है। यदि एक अधिक कोण होगा तो उसमें दो न्यून कोण होंगे, यदि कोई अधिक कोण नहीं होगा तो उसमें तीन न्यून कोण होंगे। अतः किसी त्रिभुज में न्यून कोणों के अधिकतम 3 और न्यूनतम 2 होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका आ सकता है 1 नंबर में, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, त्रिभुज का बहिष्कोण के बारे में जानते हैं। त्रिभुज के बहिष्कोण क्या होते हैं, तो हमने तो बता दिया कि त्रिभुज के बहिष्कोण, अब इसको थोड़ा साबित कर लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं। मतलब कि इंटीरियर अपोजिट एंगल कोण के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका बहिष्कोण जो है एंगल 4 है, तो एंगल 4 जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए कि हमेशा जब प्रश्न बनाएंगे तो ये वहाँ पर यूज होगा। तो हम इसको सिद्ध कैसे करें, इसको हम बताते हैं कैसे सिद्ध करें। सबसे पहले बनाने का एक तरीका है कि जो दिया है प्रश्न में उसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, क्या क्या आपका प्रश्न में दिया है उसको लिखते हैं। दिया है तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वो लिखते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC की BC भुजा बिंदु D तक बढ़ाई गई। D तक बढ़ाई गई। देखिए ये BC है और इसको D तक यहाँ बढ़ाया गया है, जिसमें एंगल 4 बहिष्कोण बनता है। एंगल 4 क्या है, बहिष्कोण। तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, एंगल 4 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। अब देखिए ये त्रिभुज में आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या रैखिक युग्म कहीं बन रहा है क्या। तो जहाँ दो आसन कोण दिखेगा वहाँ पर रैखिक युग्म आपका बनेगा। अगर कोई एक सीधी रेखा है और इससे एक किरण का सिरा एक जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर दो आसन कोण बनेगा। ये दोनों आसन कोण का सम जो होगा आपका 180 डिग्री का होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना है। ज्यामिति बनाते समय पहला आपका जो प्रमेय याद रखना होगा रैखिक युग्म, दूसरा आपका याद रखना होगा पैरेलल लाइन, ठीक, तो आपका आसानी से बनने लगेगा। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर रचना की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सब कुछ मिल रहा है ऐसा लग रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण, सीधे प्रमाण पर आ जाएंगे, रचना नहीं डालेंगे तो सीधे प्रमाण पर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग यहाँ पर लिख लेंगे। आगे चलते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लें। उसके बाद लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा 180 के बराबर होगा। क्यों होगा,
ये देखिए, ये दोनों आसन कोण है, रैखिक युग्म से यहाँ पे लिख लेंगे, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म अभिगृहित से। देखिए ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, आप क्या तथ्य कहाँ से लिखे हैं, कौन सा बात सामने वाले को पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये जो है यहाँ से हमने लिखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अभिगृहित से, लिख लीजिए। एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, हाँ ये बच्चा इस थ्योरम से संबंधित यहाँ पर वाक्य लिखा है। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में क्या मिल रहा है, तो देखिए 1 और 2 में यही मिल रहा है कि इसका LHS और RHS साइड में जो है RHS दोनों बराबर है। तो जब एक साइड बराबर होता है तो दूसरा साइड भी क्या होता है, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम समीकरण 1 एंड 2। अब हमें ये क्या मिलता है ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमें यही मिलता है कि यहाँ पर देखिए RHS साइड बराबर है, RHS साइड कितना है 180 डिग्री 180 डिग्री। तो जब RHS साइड बराबर है तो LHS साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ध्यान दीजिएगा एंगल 3 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल 1 अब प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। यही सिद्ध करना था, आपका सिद्ध हो गया। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 अब प्लस एंगल 2, ये आपका प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हुआ। हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। चलिए अगला पॉइंट में चलेंगे कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सदैव किसी एक अभिमुख अंतःकोण से बड़ा होता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो आपका अंतःकोण होगा, अभिमुख जो अंतःकोण होगा त्रिभुज का, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया ABC, और ये आपका बहिष्कोण हो गया। तो इसका जो है अभिमुख अंतःकोण जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल 1 और 2 है। तो एंगल 1 और 2 जो होगा हमेशा जो होगा क्या होगा, 4 से छोटा होगा। तो मतलब कि एंगल 4 जो है हमेशा 2 से बड़ा रहेगा, एंगल 4 जो है हमेशा एंगल 1 से बड़ा होगा। इस बात को याद रखिएगा हमेशा। इसका कहने का मतलब यही है कि एक जो अभिमुख अंतःकोण जो है वो बहिष्कोण से क्या होगा, छोटा, वो क्या होगा, छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अगला चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोण का सम क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन कैसे 360 डिग्री का होता है, तो इसलिए कि यहाँ पर 2 त्रिभुज बन जाते हैं। तो एक त्रिभुज 180 डिग्री का, दूसरा भी त्रिभुज 180 डिग्री का। तो दोनों त्रिभुज का कोण अगर हम जोड़ देंगे तो 180 प्लस कितना हो जाएगा, 360। ये आपको सिद्ध करना का है, आ जाएगा एग्जाम में कि सिद्ध करें। तो कैसे सिद्ध करेंगे बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर हम एक रचना डालते हैं, रचना
क्योंकि आपका चतुर्भुज जो है इस तरह से है, ये आपका चतुर्भुज है ए बी सी और डी। हमने एक रचना डाल दिया इसको बीचों बीच, इसलिए डाल दिया कि इस हम जो बनाएंगे तो हम यहाँ पर बनाने के लिए हमें कुछ कारण होना चाहिए कि किस कारण से हम इसको लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर एक रचना डाल दिया, तो जैसे ही रचना डाला यहाँ पर हमको एक ऐसी आकृति मिल गई जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले से जानते हैं। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन करते आगे बना लेंगे। तो रचना में क्या लिखेंगे कि विकर्ण AC खींचा, जो हम अलग से काम करेंगे उसको हम लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, प्रूफ लिखेंगे, क्या प्रूफ देना चाहते हैं, कैसे कैसे। तो सबसे पहले पहला त्रिभुज में चलेंगे, फिर दूसरा त्रिभुज में चलेंगे। यहाँ पे 2 त्रिभुज बना है और यहाँ पे देखिए नाम लिख दिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। इस फिगर को हम लोग देखते हैं। चलते हैं त्रिभुज ACB में। त्रिभुज ACB में क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 या एंगल 6। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और इक्वेशन हो जाएगा 1, और ब्रैकेट में लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरी बात लिखेंगे पुनः दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में, दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। ये दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, ये पहला त्रिभुज था, ये दूसरा त्रिभुज। उसमें भी लिखेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इक्वेशन 2 होगा, और यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस 180। तो यहाँ पर देखिएगा कि एंगल 1 और 4 मिलकर आपका क्या बना रहा है, एंगल A बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 और 4 कहाँ है, तो एंगल 1 और 4 मिलकर क्या बनाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिलकर एंगल A बनाएगा प्लस। उसके बाद एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 मिलकर एंगल C बनाएगा, और बाकी को ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, और ये 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल A हो जाएगा, ये तो एंगल C हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा एंगल B हो जाएगा, और प्लस एंगल यहाँ पर D हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री सॉरी। और इसको सीधा कर लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से ये आपका सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हमने प्रमेय को पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न पर। पहला प्रश्न, प्रश्नावली 6.3 में क्या कर रहा है कि ये आपकी आकृति दी हुई है। आकृति में कह रहा है कि त्रिभुज PQR, त्रिभुज है PQR, तो त्रिभुज के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, जो हमने अभी बता दिया कि 3 कोण होते हैं, तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। एक जो होता है उसका बहिष्ठ कोण होता है, बाह्य कोण होता है, और बाह्य कोण जो होता है उसके सामने के 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है।
ये बातें आपका यहाँ पर लागू होगा। कैसे, अब हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी भुजा दिया हुआ QP और RQ। QP कहाँ है, तो Q और P यहाँ पर है आपका, Q और P ये आगे बढ़ गया है, और RQ ये है RQ, ये दोनों भुजा जो है बढ़ गया है आगे कहाँ तक, तो पहला जो बढ़ गया है S तक, यहाँ पर S, और दूसरा बढ़ गया है यहाँ पर T, और यहाँ पर ये S और T बढ़ाया गया है। यदि यहाँ पर एंगल SPR, ध्यान दीजिएगा, बीच वाला जो है एंगल को डिनोट करता है, बीच वाला को मैंने बताया था कि यहाँ पर P बीच में है, तो P कहाँ है, यहाँ पर है। इसका मतलब कि ये एंगल यहाँ पर है 135 डिग्री, और यहाँ पर Q, तो बीच में क्या है Q, तो एंगल Q जो है यहाँ पर है 110 डिग्री। इनके बारे में कह रहा है कि ये दो बाह्य कोण दिया हुआ है त्रिभुज का, क्या करना है, तो कह रहा है कि PRQ, तो R कहाँ है, तो ये अंदर में है, ये आपका एंगल क्या होगा ये पूछ रहा है, R कितना होगा। तो देखिए इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा कि पहला तरीका हम यूज करेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म के द्वारा त्रिभुज के दो कोण का वैल्यू पता चल जाएगा। तो जैसे ही दो कोणों का वैल्यू का पता चलेगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या होगा कि बाह्य कोण जो होता है उसके सामने के दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है, दो अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है, उसको यूज करके हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए, तो पहला मेथड हम बनाते हैं रैखिक युग्म का यूज करके। रैखिक युग्म यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका TR जो है एक मान लीजिए रेखा है, TR एक रेखा है, Q यहाँ पर एक बिंदु है, और बिंदु Q से एक किरण जा रही है, किरण का एक सिरा जो है बिंदु Q पर है, तो यहाँ पर दो आसन कोण आ रहा है। दो आसन कोण क्या है, मान लेते हैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2, और इसको मान लेते हैं एंगल 3, इसको मान लेते हैं 4, और इसको मान लेते हैं एंगल 5। तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, चलो आगे हम बढ़ते हैं, लिखते हैं यहाँ पर क्या, सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि एंगल PQR मतलब एंगल 1 के बारे में हम कर रहे हैं। एंगल 1 कितना आएगा, तो हम लिख देंगे 180 में से अगर हम घटा देंगे 110 को, सॉरी एंगल PQR, सॉरी हमने क्या लिखा, हाँ ठीक है। एंगल PQR, तो PQR को कैसे लिखेंगे, अच्छा डिटेल से लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि मान लीजिए एंगल 1 अब प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 1 जो है आपका क्या है, तो एंगल PQR है, और एंगल 2 कितना निकल जाएगा, तो 180 माइनस एंगल 2, और एंगल 2 का वैल्यू क्या है, तो 180 माइनस 110 इक्वल टू कितना, 70 डिग्री। एंगल 1 को क्या कहेंगे, तो एंगल PQR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो आप इतना ना लिखकर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा कि एंगल PQR इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एंगल 4 जो है
एंगल 4 जो है आपका एंगल 1 प्लस एंगल 5 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये एंगल 4 हमने माना 135 डिग्री को, तो एंगल 4 जो है आपका क्या है 135 डिग्री। तो एंगल 4 को क्या लिखे हैं हम, एंगल 4 को जो हमने लिखा है एंगल एस पी आर इक्वल टू एंगल ए का क्या लिखे हैं हमने, तो पी क्यू आर प्लस एंगल 5 क्या है, तो एंगल पी आर क्यू। सबका वैल्यू रख दीजिए। देखिए एस पी आर का वैल्यू 135 डिग्री इक्वल टू एंगल पी क्यू आर का हमने निकाल लिया 70 डिग्री, अब प्लस एंगल पी आर क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। अब ये 70 135 में से घटा देंगे तो आपका एंगल जो है पी आर क्यू आसानी से निकल जाएगा। तो एंगल पी आर क्यू का वैल्यू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो 65 डिग्री। 65 डिग्री आपका आंसर आसानी से आ गया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी एक आकृति दी हुई है, ये आकृति दिया हुआ है और एक आकृति जो है एक त्रिभुज है। त्रिभुज में 2 कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण का वैल्यू निकालना है। तो जब किसी भी त्रिभुज में 2 कोण आपको अगर पता हो तो वहाँ पर ऑटोमेटिक तीसरा कोण का वैल्यू आपको खुद से निकाल लेना है। यहाँ पर एंगल x का वैल्यू दिया है और यहाँ पर दिया है एक्स वाई जेड, इसका मतलब कि y का वैल्यू दिया, y बीच में है ना 54 डिग्री। अब यहाँ पे एक और बात कर रहा है कि OY, ये लाइन जो है OY है, OY नहीं YO, इसका मतलब कि Y से O तक जा रहा है। जो पहला अक्षर जो लिखा रहेगा, जो पहला लेटर जो लिखा है उसी बिंदु से वो आगे जाएगा। जैसे यहाँ पर XO लिख देगा तो इसका मतलब X से O तक जाएगा, ये बिंदु X कहलाएगा और X से इधर O तक जाएगा, मतलब वो इधर। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो यहाँ पर लिखा है YO, इसका मतलब कि Y से O की तरफ जा रहा है। ZO, इसका मतलब कि Z से O की तरफ जा रहा है। इसका मतलब Z पहले था, Y भी पहले से ही था, O का निर्माण बाद में हुआ। Y और Z से जो हमने लाइन खींचा तब O का निर्माण हुआ, पहले से O नहीं था। तो यहाँ पर क्रमशः क्या है कि ये दोनों एंगल को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब कि 2 बराबर भागों में इसको बांट रहा है। ये दोनों जो है एंगल आपस में क्या है, बराबर है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। जिसे मैंने एंगल ये लिख लिया, तो ये जो रेखा है आपका इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये भी एंगल, ये भी एंगल, मतलब ये भी 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है। इसका कहने का अर्थ ये है 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो कह रहा है कि YO के बारे में कह रहा था। ये O है, यहाँ से Y गया फिर O और ये Z जो बीच में है उसी को, तो YO Z का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ तक जाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए ये 54 डिग्री दिया है तो इसका मतलब कि ये 27 हो जाएगा, ये भी 27 डिग्री हो जाएगा, ये भी 27 डिग्री हो जाएगा, ये भी 27 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एंगल तो नहीं दिया है, तो ये त्रिभुज का ये तीसरा एंगल है। त्रिभुज के 2 एंगल पता है तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीसरा कोण आपका निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, त्रिभुज XYZ में एंगल X प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XZY इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। X का वैल्यू 62 प्लस 54 प्लस एंगल XZY इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल XZY का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 116, तो हो जाएगा आपका 64 डिग्री। 64 डिग्री आ रहा है, 64 डिग्री आ रहा है। अब देखिए
हमको अंदर का एंगल के बारे में चाहिए, ये एंगल और ये एंगल अंदर के। तो ये दोनों एंगल को दो बराबर भागों में बांटा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा किस एंगल की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो एंगल ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है, इसको दो बराबर भागों में बांटा है। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल, इसको दो बराबर भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि हमको अंदर का एंगल का पता करना है ना, त्रिभुज अब हम चलेंगे YOZ में, त्रिभुज YOZ में चलेंगे। और YOZ में चलने के लिए हमको एंगल क्या चाहिए, तो एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इक्वल टू कितना, 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन ये दोनों एंगल हमको कहाँ से मिलेगा, ये दोनों एंगल जो है कहाँ से मिलेगा, तो ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल को आधे आधे भागों में बांटेंगे। किसको, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि OZ एंगल XZY को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। OZ जो है एंगल XZY को समद्विभाजित करता है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल OZY इक्वल टू 1/2 एंगल XZY, अर्थात 1/2 मल्टीप्लाई 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। उसी तरह से हम लिखेंगे OY एंगल XYZ को समद्विभाजित करता है। तो लिखेंगे एंगल, जिस एंगल की जरूरत है वही लिखेंगे, इसलिए कि समद्विभाजित करें तो दो एंगल में बांट रहा है। तो हमको जिस की जरूरत है उसको हम लिख देते हैं। तो हमको जरूरत क्या है, OYZ को, OYZ इक्वल टू 1/2 एंगल XYZ। तो XYZ कितना है आपका, तो XYZ जो है 54 डिग्री है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 54 है इक्वल टू कितना, 27 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल YOZ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों को जोड़िए 59, और ये घट जाएगा, इसमें से कितना हो जाएगा, तो 121 डिग्री। तो इस तरह से आपका बन गया 180 डिग्री। अगर इसको आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं एक ही लाइन में, तो भी आपका बन जाएगा। देखिए हम इसका एक और मेथड आपको बताते हैं। यदि ये त्रिभुज दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, और यहाँ से B से O और C से O यहाँ पर मिला, और इन दोनों को दो बराबर भागों में बांट रहा है बिंदुओं पर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर ये दो बराबर भागों में बांट रहा है तो आपका एंगल BOC का वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल A। मतलब कि आपका एंगल A का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम
एंगल ए को आधा करके 90 में अगर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए इसको भी हम बनाते हैं, देखिए कैसे, ये 62 डिग्री दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल YOZ इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल X। तो एंगल X का वैल्यू कितना दिया है, तो एंगल X का वैल्यू दिया है आपका 62 डिग्री। तो 2 से कट जाएगा, कितना होगा 31। तो 90 प्लस 31 इक्वल टू कितना हो जाएगा 121 डिग्री। तो देखिए आपका 121 डिग्री आंसर आया था। देखिए आपका 121 डिग्री आंसर आया है। तो इस बात को याद रखिएगा, कैसे, यहाँ पर लिख लीजिए यदि त्रिभुज ABC में एंगल ABC तथा एंगल BCA के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं तो एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल A। एंगल A का वैल्यू पता रहना चाहिए, या BOC का पता रहेगा तो एंगल A का वैल्यू निकल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए पैरेलल बोल दिया, तो पैरेलल वाले जो है प्रॉपर्टी हमको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि हल कैसे करेंगे, चूंकि AB पैरेलल DE, AB पैरेलल क्या है D, AB पैरेलल D है और इसमें आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, आपका ट्रांसवर्सल लाइन AE हो जाएगा। यहाँ से देखिए AE हो जाएगा। AB पैरेलल आपका D दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, एंगल आपका DEA बराबर एंगल BAE होगा। और कितना हो जाएगा, तो आपका देखिए हम यहाँ पर नामकरण करके आपको समझा रहे हैं। ये एंगल 1 दिया है, मान लीजिए ये एंगल 2। तो देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आपका अंतः एकांतर कोण बराबर होगा। तो एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2 होगा, अंतः एकांतर कोण। तो यहाँ पर लिख लेंगे, बगल में क्या लिख लेंगे, ये एकांतर कोण है, ये जो है ये एकांतर कोण है। तो जब एकांतर कोण है तो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो एंगल DEA बराबर एंगल BAC, यहाँ पर E भी लिखेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बता रहे हैं, इक्वल टू कितना होगा 35 डिग्री होगा, बराबर है आपस में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल DEA की जगह हम C भी लिख सकते हैं, क्योंकि A जो है यहाँ पर DEA यहाँ तक जा रहा है, लेकिन बीच में एक बिंदु है C, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि DEC। यहाँ पर देखिए BAE तक आ रहा है,
जो है बी ए ई तक आ रहा है, लेकिन बी बीच में सी बिंदु आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना 35 डिग्री होगा, 35 डिग्री। यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, तो डी सी ई इस एंगल को फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, चूंकि डी सी ई एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, त्रिभुज है इसलिए एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल सी डी ई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका डी सी ई ज्ञात करना है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है और एक आपने निकाल लिया पहले से दिया हुआ। तो एंगल डी सी ई प्लस ई का वैल्यू कितना है, तो अभी 35, ये देखिए ये 35 निकाले, डी ई सी प्लस यहाँ पर 53 दिया हुआ है 180 डिग्री। अब इसको घटा लीजिए, एंगल डी सी ई इक्वल टू कितना 180 माइनस 88 हो जाएगा, तो आपका एंगल कितना हो जाएगा 92 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि निकालना क्या है, तो निकालना है जो है डी सी ई। तो डी सी क्या है, एक त्रिभुज के अंदर में है। तो जब एक त्रिभुज के अंदर है वो एंगल और त्रिभुज के ही एक एंगल को निकालना है, तो हमको त्रिभुज के दो एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए। तो दो एंगल में से एक ही एंगल पता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि दो पैरेलल लाइन है। तो जब पैरेलल लाइन दे दिया तो हमको पैरेलल लाइन के बारे में जो जानकारी है उससे हम उस एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पहले ही बोले कि आपको एक रैखिक अभिक्रिया याद रखना है और एक याद रखना है, जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो, एक तिर्यक रेखा हो, तो उसके कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं। तो इस तरह से आपका आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज यहाँ पर 2 है, तो पहला त्रिभुज में 2 एंगल दिया है, तो यहाँ पर तीसरा एंगल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हल में, सॉल्यूशन करते हैं, क्या लिखेंगे, तो जहाँ पर हमको आसानी होता है, जहाँ से हमको आसान होता है आगे रास्ता जाने का, वहीं से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपके प्रश्न में कह रहा है कि एस क्यू टी निकालना है। एस क्यू टी यहाँ पर है, यहाँ दूर जाना है, तो पहले आसान देखेंगे कि आसान रास्ता कहाँ से। तो पहला त्रिभुज जो है, पहले जो ये त्रिभुज में 2 जो एंगल दिया है, यहाँ से आसानी होगा जाने में, क्योंकि यहाँ पर जब त्रिभुज के 2 एंगल दिया था, तीसरा एंगल आसानी से मिल जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज पी आर टी में क्या है, तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR इक्वल टू कितना 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। यहाँ से हमने इस चीज़ को लिया है, तो क्या हो जाएगा 95 प्लस 40 प्लस एंगल PTR इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल PTR इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री, तो निकल जाएगा कितना 45 डिग्री। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जैसे मान लेते हैं हम इसको नेमिंग करते हैं नंबर से 1 और 2, एंगल 1 बराबर क्या है 2 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम इसका लिख सकते हैं, चूँकि एंगल PTR बराबर एंगल STQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है। तो अब देखिए
इस त्रिभुज में भी आपका मिल गया दो कोण, ये 45 डिग्री तो मिल गया। तो अब लिखेंगे त्रिभुज एस क्यू टी में, एस क्यू टी में तीनों कोण मिल गया, एंगल एस प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस टी क्यू इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब ब्रैकेट में लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो एस का वैल्यू 75 प्लस एंगल क्यू निकालना है, क्यू निकालना है, अब प्लस इसका कितना 45 को निकाल लिए हैं 180 डिग्री। अब घटा देंगे तो एंगल क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो अब यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री लिख सकते हैं। इसलिए एंगल एस क्यू टी इक्वल टू कितना 60 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से बन गया, सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। तो एक्स और वाई कहाँ है, एक त्रिभुज के अंदर में। तो त्रिभुज क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज जो फिगर है आपका पी क्यू एस है, फिगर क्या है पी क्यू एस, और पी क्यू एस जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण पता रहता है तभी हम तीसरा कोण का वैल्यू निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर खुशी की बात है कि यहाँ पर आपका पैरेलल लाइन की चर्चा कर दी है। जब पैरेलल लाइन हमको दिख गया तो हम आसानी से बना सकते हैं। अब पैरेलल लाइन पर जरूर ध्यान देंगे। जैसे ही कहीं पैरेलल लाइन ध्यान मिलता है तो हमको याद आना चाहिए कि कौन संगत कोण है, कौन अंत एकांतर कोण है, कौन बाह्य एकांतर कोण है। ये हमको याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन अंत एकांतर कोण बन रहा है या कौन संगत कोण बन रहा है। तो उससे हमको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो जब ये दो पैरेलल लाइन हो तो एक तिर्यक रेखा कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए Q और R जो है एक तिर्यक रेखा है, या यहाँ पर देखिए Q और S भी एक तिर्यक रेखा है, Q और S भी एक तिर्यक रेखा का काम करेगा। जैसे ये P और Q क्या है, एक पैरेलल, और S और T ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है। तो एक बार ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है तो QR कर रहा है, और एक बार कौन तो QS। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका दो एंगल बन रहा है, देखिए अंत एकांतर कोण इक्वल, अंत एकांतर कोण इक्वल यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम PQ को आगे बढ़ाकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो होगा मतलब कि x प्लस 28 जो है आपका बराबर है 65 डिग्री का। कैसे कि ये दोनों अंत एकांतर कोण है, क्योंकि आपका QR जो है यहाँ पर जो QR है एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो है ये दो पैरेलल लाइन है PQ और SR एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो अंत एकांतर कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू जैसे ही निकल गया तो यहाँ पर तो एक कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, समकोण है, तो हमका तीसरा भी निकल जाएगा, y का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम क्या क्या बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। पहला, रैखिक युग्म कहाँ बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर रैखिक युग्म भी बन रहा है, ये 65, और यहाँ पर रैखिक युग्म 180 में से 65 घटा देंगे तो यहाँ पर भी ये एंगल मिल जाएगा। ठीक, इससे भी बन जाएगा। दो तरीका है। दूसरा, पैरेलल लाइन कहाँ है, उसके साथ कौन ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। बस इतना पर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। उसके बाद अगर फिगर त्रिभुज का है तो त्रिभुज के बारे में हमको ज्ञात होना चाहिए। तो हल लिखते हैं। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज QSR में, QSR में क्या क्या बराबर है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो तरीक़े से हम इसको बना सकते हैं। पहला हम तरीका बता रहे हैं कि अगर ये त्रिभुज को लेकर हम चलेंगे तो दो बहिष्कोण पर हम चलेंगे, बाह्य कोण पर, अन्यथा हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पहले हम डायरेक्ट ही बनाते हैं। आपको यहाँ पर लिखेंगे चूँकि, यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि पी क्यू पैरेलल एस आर, जिसमें क्यू आर पी क्यू और एस आर से मिलती है तो त्रिज्या करेगा कम करेगा, इसलिए एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी बराबर होगा। तो ये जो होगा पी क्यू आर जो होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर, ये दोनों को जोड़ने पर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। तो यहाँ पर ये एक्स अब प्लस कितना 28 डिग्री इक्वल टू कितना 65 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 माइनस 28। तो यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा 37 डिग्री। एक्स का वैल्यू आपका मिल गया, एक्स का वैल्यू आसानी से मिल गया। अब हम चलेंगे, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है पी क्यू आर, यहाँ से पी क्यू आर गए तो इसका मतलब एंगल 1 इसको मान लेते हैं एंगल 2, तो एंगल 1 और 2 लिखे, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। हमने समझाने के लिए यहाँ पर आपको अच्छे से बता दिया। अब हम चलेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में। हम अब समकोण त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज पी क्यू एस में एंगल P जो है क्या है आपका समकोण है, एंगल P जो है क्या है आपका समकोण है। एंगल P इक्वल टू क्या है 90 डिग्री समकोण है, क्या है समकोण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर दिया है कि PQ परपेंडिकुलर है PS का, तो परपेंडिकुलर जब दे दिया, लंब दे दिया, तो इसका मतलब वहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री वहाँ पर क्या होगा बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल क्या लिख सकते हैं x प्लस एंगल QPS प्लस एंगल y इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल y, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं y इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है आपका, तो x का वैल्यू सॉरी यहाँ पर x का वैल्यू पहले ही लिख देना चाहिए था 37 डिग्री, 37 डिग्री। यहाँ पर 37 डिग्री है प्लस ये 90 डिग्री है और प्लस ये y है इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 127 इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो y का वैल्यू आपका कितना मिल गया 53 डिग्री और x का वैल्यू कितना 37 डिग्री। आपका यही वैल्यू निकालना था। तो x का वैल्यू 37 डिग्री और y का वैल्यू कितना 53 डिग्री। इस तरह से आपका 5 क्वेश्चन बन गया। अब हम छठा क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI इसको डाल लीजिए। आपके एग्ज़ाम में अक्सर यही पूछता है प्रश्न, और इसको हम बहुत ही आसानी से और अच्छा से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने का जो मैटर होता है, इसमें क्या सिद्ध करना है उस बात पर ध्यान देना पड़ता है और उसी के अंदर चलना है। जैसे यहाँ पर बोल दिया कि QTR, तो देखिए QTR ये एंगल की बात कर रहा है,
इस एंगल को मान लेते हैं ये एंगल 1, मैंने एंगल 1 लिखा, तो इसी एंगल 1 के इर्द गिर्द हम रहेंगे, इसी के अगल बगल, तभी हमारा ये आएगा। और उसके बाद क्या, इसी के बारे में सोचना है। और ये क्या, क्यू पी आर, तो क्यू पी आर ये एंगल, मान लीजिए ये एंगल 2 है, तो इन्हीं दोनों के बारे में हमको सोचना है और इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द क्या घूमना है, अगल बगल इसी के घूमना है। तो जो सिद्ध करने वाला होता है उसी पर हम ध्यान देते हैं और उसी के अगल बगल हम लोग चलते हैं। तो चलते हैं, अब हम इसको बनाएंगे कैसे, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन दिया है उसी को हम पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया है वो लिखते हैं, पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वो लिखते हैं। गिवन में जो दिया है, गिवन क्या है, तो यहाँ पर आपका जो है त्रिभुज पी क्यू आर में PQR में है कि भुजा QR को इस तक बढ़ाया गया, इधर यहाँ तक ऐसे इस तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद एंगल PQR और PRS, PQR कहाँ है, तो ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक, और PRS कहाँ है, तो ये बाएं कोण। इन दोनों का समद्वि भाजक जो रेखा है बिंदु T पर मिल रहा है, जिसे ये आपका जो त्रिभुज है ये जो है इसको समद्वि भाजित कर रहा है। इस ये और ये P है, ये T है, ये P है और ये T है। यहाँ से यहाँ तक एंगल और यहाँ से यहाँ तक एंगल, इन दोनों को ये लाइन जो है समद्वि भाजित कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। इस बात को ध्यान में रखना है। P Q है, ये R है और ये S तक बढ़ाएंगे। चलो आगे हम लोग लिखते हैं क्या क्या करें। यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि एंगल को कुछ हमने मान लेते हैं, एंगल QPR, 1 2 नहीं मानेंगे इसलिए कि यहाँ पर 1/2 दर्शाना है, तो 1/2 लिखेंगे, तो कहीं 1 और 2 लिखेंगे तो थोड़ा मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम एंगल नहीं लिख कर चलेंगे। एंगल QPR = x, इसको हम x मान लेते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं x, इसको x मान लिए, इसको y मान लेते हैं, ये टोटल को y, और इसको z मान के चलते हैं। एंगल PQR = y तथा एंगल PRQ = z हम मान लेते हैं। तीनों को हमने x y z मान लिया, बनाने में आसानी होगा इसलिए मैंने मान लिया। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि QT एंगल PQR को समद्वि भाजित करती है, समद्वि भाजित करती है, इसको समद्वि भाजित कर रही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, QT जो लाइन है, QT, ये देखिए ये Q और T है लाइन,
पी क्यू आर को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो अगर इस दो एंगल को दो बराबर भागों में अगर ये बांट रही है, देखिए ये लाइन जो है हम आपको ड्रॉ करते हैं, इसको दो बराबर भागों में बांट रही थी, एंगल 1 और ये एंगल 2, और यहाँ पर देखिए एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। तो हम इसमें से किस एंगल को लिखेंगे, इस बात को ध्यान देना होगा कि हम किस एंगल को लिखें। तो हमको जिस का ज़रूरत है उसी को हम लिखेंगे। तो हमको ना ज़रूरत है इस त्रिभुज का। कौन से त्रिभुज का? तो टी क्यू आर त्रिभुज की हमको ज़रूरत है, इसलिए कि एंगल टी की चर्चा किया है सिद्ध करने में, क्यू टी आर लाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल टी क्यू आर इक्वल टू 1/2 y। तो क्या लिख देंगे? y/2 एंगल टी क्यू आर। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर का जो बहिष कोण है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बहिष कोण सामने के दोनों अंत कोणों के योग के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल आपका होगा, एंगल पी आर एस इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। ये है आपका त्रिभुज पी क्यू आर, और हमने इसमें इसको माना है एंगल x और इसको माना है y। तो ये वाला जो बहिष कोण होगा x प्लस वाई के बराबर होगा। तो इसलिए एंगल पी आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 एंगल पी आर एस। हमने क्या लिखा? पी आर टी। यहाँ पर जो ये पी आर टी है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एंगल 3 है, यहाँ पर ये एंगल 3 है। तो ये जो है, ये जो आर टी जो लाइन है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, बहिष कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। जब दो भागों में बांट रहा है तो ये और ये आपस में बराबर हो गए। तो आपस में ये तो बराबर हो गए, तो ये दोनों कोण का, ये यहाँ से यहाँ तक अगर एक कोण लिखेंगे तो टोटल का आधा लिखेंगे। टोटल का हमने आधा लिखा है। पी आर टी का आधा होगा एंगल 3 और नहीं तो एंगल 4। लेकिन हमको एंगल 4 की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने एंगल 4 यहाँ पर जो लिखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको 3 की ज़रूरत है। इसलिए कि सिद्ध करने में एंगल क्यू टी आर की चर्चा किया है, क्यू टी आर त्रिभुज के अंदर की बात बोल रहा है, इसलिए हमने उसको अंदर वाला एंगल लिया है। और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख लेंगे चूँकि आर टी एंगल पी आर एस को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1/2 एंगल x प्लस वाई, लिख सकते हैं। या यहाँ पर एक और चीज़ लिख सकते हैं, बराबर पी आर एस जो है x प्लस वाई के बराबर है। यहाँ पर देखिए पी आर एस जो है x प्लस वाई के बराबर है, तो हमने पी आर एस की जगह x प्लस वाई लिख दिया। तो एंगल पी आर टी को एक और चीज़ लिख सकते हैं, 1/2
180 डिग्री माइनस जेड। क्यों? चूँकि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड जो है 180 के बराबर है। एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम जेड निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? हम एक्स प्लस वाई अगर हम एक्स प्लस वाई का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो जेड को उधर क्या कर देंगे? भेज देंगे। तो हम लिख सकते हैं 180 माइनस जेड। तो हमने जेड इसलिए लिखा कि जेड की हमको ज़रूरत है PRT त्रिभुज के लिए। PRT त्रिभुज के लिए हमको जेड की ज़रूरत है, इसलिए हमने लिख दिया। अब ये 2 से अगर हम भागा देंगे तो क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2। 2 से 180 कट जाएगा तो एंगल PRT हो जाएगा। चलो, और यहाँ पर ये जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब हम चलते हैं त्रिभुज, यहाँ पर हम त्रिभुज एक बनाते हैं। ये आपका जो त्रिभुज है P Q R S और ये T, इसको माना है X, इसको माना है Y, इसको माना है Z। अब हम चलेंगे त्रिभुज TQR में। TQR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल TQR प्लस एंगल QRT प्लस एंगल QTR इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अब तीनों कोणों का मान हम यहाँ पर अलग अलग हमने अभी निकाला है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। कैसे? देखिए TQR जो है 1/2y TQR, हमने अभी TQR यहाँ पर देखिए निकाला है। TQR यहाँ पर निकाले हैं हमने, TQR यहाँ पर निकाला है, क्या है? y/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर y/2 प्लस यहाँ पर QRT हमने निकाला है, QRT हमने निकाला है। तो QRT कहाँ हमने निकाला है, इसको हम देखते हैं। तो QRT के जगह पर क्या लिखेंगे? QRT, तो QRT की जगह हम लिखेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक, इसको एंगल हमने जो 3 माना था 3, और ये Z, तो यहाँ पर लिखेंगे QRT की जगह क्या लिखेंगे? Z प्लस एंगल लिखेंगे PRT लिखेंगे, और ये प्लस तो हमको निकालना है, प्लस QTR इक्वल टू 180 डिग्री। QTR तो हमको सिद्ध करने में ज़रूरत है, तो इसलिए हम उसको ज्यों को त्यों रखेंगे। अब देखिए y/2 प्लस Z प्लस PRT, देखिए हमने PRT का वैल्यू निकाला है, PRT का वैल्यू निकाल दिए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस Z/2 प्लस एंगल QTR इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अब यहाँ पर y/2 है प्लस, ध्यान दीजिएगा Z में से आधा Z घटेगा तो क्या हो जाएगा? Z/2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये Z है और ये हाफ Z है, आधा Z है, तो पूरा में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल QTR इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। इस 90 को उधर से ट्रैक कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए y प्लस Z बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, YZ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना? 180 डिग्री था।
तो हम वाई जेड की जगह लिख सकते हैं वाई प्लस जेड की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये प्लस क्यू टी आर रहेगा इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 180 माइनस एक्स बाई 2 प्लस क्यू टी आर इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 2 से हम दोनों में भागा देंगे तो 180/2 यहाँ पर हो जाएगा और x/2 यहाँ पर हो जाएगा। अब प्लस क्यू टी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सबको इधर लाएंगे, देखिए ये कट जाएगा 90 बार में, 90 को उधर ले जाइए, यहाँ पर छोड़ दीजिए क्यू टी आर को ज्यों कहते हो यहाँ पर लिखिए। ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 90 माइनस 90 प्लस x/2 एंगल क्यू टी आर इक्वल टू कितना x/2। तो एंगल क्यू टी आर इक्वल टू एक्स को हमने क्या माना था, एक्स को हमने क्या माना था, तो एक्स को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या माना था, तो क्यू पी आर को हमने एक्स माना था। तो एंगल क्यू पी आर हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ, ये आपका सिद्ध हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो हमको शुरुआत करना है, आपको ध्यान में आना है कि हमको त्रिभुज क्यू टी आर में चलना है और क्यू टी आर त्रिभुज के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा उसको हमको निकालना है। उसी को हमने यहाँ पर बारी बारी से निकाला है, ठीक। और उसके बाद हमने क्यू टी आर के तीनों एंगल का वैल्यू हमने रखा है और उसके बाद आसानी से ये आ गया। तो यही आपको सिद्ध करना था। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद।